बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज बजट पेश होने जा रहा है। पूर्ण बजट आज पेश होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरी बार देश का पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगी वो बजट, और बजट में किसके लिए क्या खास रहने वाला है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। किसानों के लिए बजट में क्या कुछ खास है, युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ इंतजाम है, हर वर्ग के लिए बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये वाकई में देखना दिलचस्प रहेगा। और मध्यम वर्ग के लिए भी बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, बजट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, इस बजट में काफी कुछ खास रहने वाला है, उम्मीद जताई जा रही है। और ये भी कहा गया है कि लगभग हर सेक्टर को साधने का प्रयास किया गया है, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। और आज पूर्ण बजट देश का पेश होगा, 11 बजे से बजट पेश होगा और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरी बार पूर्ण बजट पेश करेंगी। तो वहीं कल हमने पीएम मोदी को भी सुना था और उन्होंने कहा था कि देश में तीसरी बार बजट पेश करना काफी बड़ी सौभाग्य की बात है। और बतौर वित्त मंत्री तीसरी बार पूर्ण बजट को पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनके बजट के पिटारे से क्या कुछ किस सेक्टर के लिए खास निकल कर आता है, ये 11 बजे से क्लियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11 बजे से बजट पेश होगा। और युवाओं के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ खास रखा गया है और हर वर्ग के लिए ये बजट रहने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। मध्यम वर्ग के लिए बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये काफी देखना दिलचस्प होगा। तो देश का बजट आज पेश होगा। आपको बता दें कि संसद में देश का बजट पेश होने जा रहा है। आज तीसरी बार बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सरकार को सौभाग्यशाली सरकार बताया और खुद को काफी ज्यादा सौभाग्यवान बताया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार बजट पेश करना काफी बड़ी सौभाग्य की बात है। और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बजट पेश करने जा रही हैं। युवाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ खास इंतजाम है, ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। और इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। तो राजकुमार, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए आज बजट पेश होने जा रहा है, पूर्ण बजट है और जिससे हर वर्ग को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या लगता है कि किसके लिए क्या कुछ खास निकलेगा इस बजट के पिटारे से? देखिए मनीषा, आज बहुत अहम दिन है, क्योंकि 160 करोड़ की जो आबादी है देश की, हिंदुस्तान के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी ये जरूर रखता है कि भाई बजट में उसे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा 11 बजे ये जो पिटारा है ये खुलेगा, इसमें से किसको क्या मिलता है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार चल रही एनडीए की सरकार में 7वीं बार अपना बजट जो है वो सरकार की तरफ से पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण सुबह अपने घर से निकली हैं और उसके बाद अब उनकी मौजूदगी जो है वो वित्त मंत्रालय में मौजूद हैं। वित्त मंत्रालय में चिंतन मंथन करने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से एक औपचारिक मुलाकात करने के बाद, उनसे कुछ विचार विमर्श करने के बाद, केवल 5 मिनट का समय वहाँ पे उनको मिला है। उसके बाद फिर संसद भवन के अंदर जो कैबिनेट की बैठक है, उस कैबिनेट की बैठक में वो चर्चा करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक पेश होगी। और उस बैठक में इस बजट को पहले पेश किया जाएगा। कैबिनेट जो है इस पर जब मोहर लगा देगी, उसके बाद 11 बजे इसको देश की सबसे बड़ी पंचायत सदन संसद में रखा जाएगा और संसद में फिर इस पर तमाम तरह के चर्चा होगी। अपना जो वक्तव्य है 2 घंटे से ज़्यादा का उनका समय जो है वो निर्धारित किया गया है। और वो ये जो बजट है, इस बजट में किसको क्या मिलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो छन के जो चीज़ें निकली हैं, कि इस बार किसी भी जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो देश का एक बहुत बड़ी आबादी जो है, जो मध्यम वर्गीय है, उनको किस तरीके से टैक्स में छूट दी जाए। क्योंकि अभी यदि बात कर लें हम तो 5 स्लैब में छूट मिलती है। अगर 3 लाख रुपए महीने कोई व्यक्ति कमाता है तो उस पर 5% उसे टैक्स देना होगा। इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। किसानों को किस तरीके से और बेहतर सुविधाएं दी जाएं, जो कर्ज मिल रहा है, जो आवास के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं, उनको किस तरीके से चीज़ों को और बेहतर बनाया जाए और उन्हें किस तरीके से उसमें छूट दी जाए, एक ये ज़रूर इसमें रखा है। क्योंकि
बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारी मुद्रा योजना, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं ताकि रोजगारों को स्वावलंबी बनाया जा सके, लेकिन इन योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है ये इतर है, ये एक बिल्कुल अलग मसला है। लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष आज कहीं ना कहीं इसको घेरता हुआ दिखेगा और तमाम जो नेता हैं अभी तक, क्योंकि अभी जब तक पटल पर चीज़ें ना आ जाएं तब तक इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार सरकार बनी है और उनका जो पहला भाषण था, उस पहले भाषण में राष्ट्रपति का भाषण उसके बाद जब संसद के अंदर हुआ तो राष्ट्रपति का जो भाषण था, अगर उसका अनुमान लगा लिया जाए मनीषा, तो इस बार तमाम जो वर्गों को, क्योंकि देखिए पहले भारतीय जनता पार्टी जो है ना स्पष्ट बहुमत से सरकार चलाती थी, लेकिन इस बार एनडीए और सहयोगी दलों के साथ सरकार चल रही है, तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा लचीला जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें। कहीं ना कहीं कुछ जो ठोस निर्णय थे, जो कड़े जो निर्णय थे, मतलब कड़ी दवाई लोगों को नहीं मिलेगी। इस बार जो बजट है वो थोड़ा मीठा जरूर होता हुआ दिख सकता है और कहीं ना कहीं इसका 11 बजे तक हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल राजकुमार, और ये बड़ी बात कही है आपने कि इस बार के बजट में बहुत कुछ खास रहने वाला है। और इसी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर भी जुड़ चुकी हैं, पर उससे पहले रुक करना चाहेंगे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र का। राघवेंद्र, देखिए, सबका साथ सबका विकास हमेशा से ये नारा देती हुई नजर आई है एनडीए सरकार बीजेपी, तो क्या लगता है कि सबका साथ सबका विकास पर ही आधारित रहने वाला है आज का ये पूर्ण बजट? बिल्कुल मनीषा, ये प्रधानमंत्री मोदी का 13वां बजट है और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो अपना 7वां बजट पेश करेंगे। ये बजट थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि मोदी सरकार का ये जो तीसरा कार्यकाल है वो गठबंधन की सरकार है। हालांकि पिछली 2 सरकारें भी गठबंधन के तहत ही एनडीए सरकार बनती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में होती थी। इस बार टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी, दोनों पार्टियों से गठबंधन है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के लिए क्या कुछ विशेष होगा इस बजट में, ये देखना होगा। इसके अलावा बिहार के लिए क्या कुछ विशेष होगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार ने भी मना किया है, तो इस बजट में इन 2 राज्यों के लिए क्या खास होगा ये देखना होगा। इसके साथ अगर हम बात कर लें देश की सीमाओं की, तो रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी करती है ये सरकार, ये हमें देखना होगा। इसके अलावा ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो आयुष्मान कार्ड है जिसमें 5 लाख रुपए तक का अभी इलाज फ्री होता था, उसे 10 लाख रुपए करने की योजना इस बजट में सरकार की है। इसके अलावा हम बात कर ले बच्चों के हेल्थ केयर की, तो उसमें बजट बढ़ाने की संभावना है। महिला कल्याण के लिए बजट बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। इसके अलावा देश की जो बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी है वो एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तो एमएसएमई और स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार की ज्यादा संभावनाओं का सृजन किया जा सके, तो उसके लिए एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया जा सकता है। इसके अलावा एक बात और सामने आ रही है कि जो मध्यम वर्ग है उसके टैक्स स्लैब में कोई छूट मिल सकती है। और इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए जो मोदी सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है बजट में, वो ये है कि देश की अर्थव्यवस्था भी हमें 7% के आसपास हमेशा रखनी है, क्योंकि मोदी सरकार का जैसे लोक लुभावन बजट से ज़्यादा फोकस रहता है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूत करें, तो ये दोनों में सामंजस्य बैठाना ही मोदी सरकार की प्राथमिकता इस बजट में दिखाई देगी। लेकिन बेरोजगारी के लिए, युवाओं के लिए, महिला कल्याण के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें तो किसानों के लिए बेहद अहम होने जा रहा है बजट। और साथ में जो मध्यम वर्ग है उसके टैक्स स्लैब में भी कुछ छूट मिलने की संभावनाएं हैं, जिससे मध्यम वर्ग को रियायत दिया जा सके। इसके अलावा जो बार बार सब्जियों और खाद्यान्न पदार्थों की जो मार्केट की ब्लैकमेलिंग हो जा रही है, जो बढ़ोतरी, उस पर कुछ कठोर नियम बनने की संभावना है। और जिस तरह के लगातार माहौल बना हुआ है मोदी सरकार को घेरने का विपक्ष के तरफ से, तो मोदी सरकार कुछ सामंजस्य बैठाकर लोक लुभावन के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, तो इन सारे बिंदुओं पे फोकस करते हुए हर सेक्टर में कुछ बढ़ोतरी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि इस बार का जब बजट पेश होगा तो एक तरफ रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी दिखेगी, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी बढ़ोतरी दिखेगी, महिला कल्याण के लिए भी बढ़ोतरी दिखेगी, तो दूसरी तरफ मध्यम वर्ग को कुछ टैक्स स्लैब में रियायत देते हुए भी ये बजट दिखाई दे।
बिल्कुल, और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख करेंगे। पर देखिए, लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, और देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से इस बार किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि चर्चा चल रही है कि बजट से इस बार काफी ज्यादा देश को उम्मीदें हैं। देश का पूर्ण बजट आज मोदी सरकार 3.0 का पेश होने जा रहा है। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। संसद में देश का बजट आज 11 बजे से पेश होगा, और तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से ईशा का रुख करना चाहेंगे। ईशा, देखिए, लगातार हमने सहयोगियों को सुना और लगातार हमारे ये सहयोगी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बजट में मध्यम वर्ग को और किसानों को साधने का भरपूर प्रयास किया गया है। लेकिन हमने किसानों को अगर देखा तो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो सरकार से खासी नाराजगी रख रहे हैं। तो क्या लगता है कि किसानों को साधने वाला होगा ये बजट, किसानों को खुश करने वाला होगा ये बजट? देखिए, जिस तरीके से चुनावों में हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हमेशा ही निशाने पर लेते आया है मोदी सरकार को। वहीं अगर हम किसानी मुद्दे की बात करें तो पंजाब हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी किसानी मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। और इस बात उम्मीद ये ज़रूर जताई जा रही है कि किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये है उसे बढ़ाकर वार्षिक 8,000 रुपये तक कर सकती है मोदी सरकार। फिलहाल ये उम्मीद ज़रूर जताई जा रही है। और क्योंकि जो 6,000 भी किसान सम्मान निधि है उसे किसानों की तरफ से नाकाफ़ी बताया गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी दी जाए। जिन फसलों के दाम घोषित सरकार की तरफ से की जाती है, एमएसपी की घोषणा की जाती है, हरियाणा की बात कर लीजिए या फिर पंजाब की, कई ऐसी जगह है वहाँ पर सरकारी जो दाम है उसमें उसकी खरीद नहीं होती है। और यही वजह है कि किसानों की तरफ से लगातार ये मुख्य मुद्दा रहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। तो ऐसे में इसके अलावा जो किसानी उपकरण है उसको लेकर सरकार किस तरीके की छूट देती है इस पे तो नज़र रहेगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं तो किन किन राज्यों को क्या क्या दिया जाता है इस बजट में, ये तो 11 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जहां पर चुनाव होने हैं वो जरूर कहा जा सकता है कि उन राज्यों को सबसे पहले तवज्जो पर रखा जाएगा। हरियाणा में भी किसान बड़े तबके में रहते हैं और यहां पर किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसको लेकर किसानों का मानना है कि हो सकता है कि सरकार इसे बढ़ाए। और वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की लगातार कोशिश कर रही है। हमेशा ही ये आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी में पूरे देश भर में अगर नंबर 1 पर कोई राज्य है तो वो हरियाणा है। ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि यूथ को लेकर कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर की जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर कि रोजगार का सृजन किस तरीके से हो, सरकारी और प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर युवाओं को दी जाए, इसकी भी घोषणा होने की उम्मीद ज़रूर जताई जा रही है। क्योंकि किसानी के साथ साथ युवाओं का जो रुख है वो विदेशों की तरफ हो रहा है, जिसमें बड़ा तबका पंजाब और हरियाणा का है, जिसमें बेरोजगारी के चलते जो युवा हैं वो देश छोड़कर विदेशों की तरफ कामकाज के लिए अपना रुख कर रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से हरियाणा को भी निशाने पे लिया जा रहा है कि बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो बेरोजगारी को लेकर किस तरीके से रोजगार के अवसर सृजन किए जाए इस और ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं को लेकर भी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत की अगर योजना की हम बात करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी अपने जो भाषण है उसमें ये कहते नजर आए हैं कि अब की बार जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ है वो 70 वर्ष के आयु के से अधिक जो नागरिक हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हैं उन्हें भी इसका लाभ देने की कोशिश की जाएगी। और अभी जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधारित पर ये बजट है। पहला ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। इस पहले बजट से ही ये झलक जाएगा कि आखिरकार मोदी सरकार इन 5 साल में क्या कामकाज सभी वर्गों के लिए करना चाहती है। विपक्ष लगातार निशाने में ले रहा है। लोकसभा में उस तरीके के नतीजे नहीं आए जिस तरीके की उम्मीद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जताई थी। 400 पार का नारा था लेकिन 400 पार नहीं कर पाया।
तो ऐसे में किस तरीके से फूक फूक कर आगे कदम रखा जाए, इन सब को मद्देनजर रखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ देने की इस बजट में कोशिश आपके पास जो केंद्र सरकार है वो जरूर करेगी। जी बिल्कुल ईशा, लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, देखिए बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर तो चर्चा आगे भी इसी तरह से जारी रहने वाली है और आज पूरा दिन इसी पर चर्चा भी होगी। लेकिन देखिए 9:19 का समय हो चुका है और ऐसे में हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आप मिनट टू मिनट स्केड्यूल भी बताएं कि क्या कुछ उनके स्केड्यूल को लेकर जानकारी मिल रही है, लगभग कितने बजे वो निकलेंगी और कितने बजे राष्ट्रपति से मिलेंगी और क्या कुछ उनका खास स्केड्यूल रहने वाला है बजट पेश होने से पहले और बजट पेश होने तक। देखिए मनीषा, अभी फिलहाल जो उनकी उपस्थिति है वो राष्ट्रपति भवन में इस समय मौजूद हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी एक औपचारिक जो मुलाकात है, क्योंकि बजट के बारे में जिस तरीके से राष्ट्रपति ने जो भी सदन के अंदर कहा वो एक तरह से सरकार की जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके जो निर्देश हैं या उनके जो निवेदन है उस निवेदन को स्वीकार करके ये सरकार हमारी क्या करेगी, इस सरकार के क्या आगे एजेंडे होंगे, तो बहुत बेहतर हो जाता है कि जब एक मुखिया को हम कहीं सम्मान देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसके सामने तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनको रखना पड़ता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया वही प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति के पास सबसे पहले, देश की प्रथम नागरिक हैं, उनके पास सबसे पहले बजट को ले जाया गया है और उनसे एक औपचारिक मुलाकात करने के बाद 10 मिनट की मुलाकात ये संभवतः रहेगी। उसके बाद वो सीधे संसद भवन पहुंचेंगे। संसद भवन में जो मीटिंग होगी, जो कैबिनेट कक्ष है, कैबिनेट की एक बैठक वहाँ पे बुलाई गई है, उसमें कैबिनेट के जितने कैबिनेट मंत्री हैं उन सबको बुलाया जाएगा और वो सब वहाँ पे उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति वहाँ पे हो गई है, वो भी पहुँच गए हैं और सीधी वित्त मंत्री वहाँ पे पहुँच के उस बजट को, जो बजट उनकी टीम ने बनाया है, जो पिछले दिनों अगर बात करें तो हम हलवा खिलाते हुए भी वो दिखी थी, तो अधिकारियों ने तमाम तरह के मंथन चिंतन मनन करने के बाद नीति आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह रहे हैं उन्होंने तमाम, मतलब ये जो बजट है, इस बजट को जो बजट आज 11 बजे 2 घंटे 2.5 घंटे में पेश कर दिया जाएगा, इस बजट को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, 1 से 1.5 महीने। कई रातें ऐसी गई हैं कि जब पूरी रातों को जाग कर अधिकारियों ने मिनट टू मिनट काम किया है, तो उसको देखकर पूरा, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी का देश है, तमाम तरह के 54 से ज़्यादा जो विभाग हैं, उन विभागों में किस तरह की योजनाएं, प्रधानमंत्री की तकरीबन 34 से ज़्यादा योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं, उन योजनाओं को किस तरीके से आगे स्वावलंबी बनाए रखना है। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई हैं उनको भी कहीं ना कहीं बजट में समाहित किया जाता है और उसके बाद जब कैबिनेट इसको स्वीकृति दे देगी, उसके बाद 11 बजे वो संसद भवन के पटल पर इसको रखेंगे और अपना जो वक्तव्य है उसको पेश करेंगे। और जिस तरीके से पिछले 7 बार में बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें दी हैं, वो 7वीं बार भी बहुत ऊर्जावान तरीके से कैबिनेट जो है इसको रखती हुई दिखेगी। विपक्ष इस पर क्या कटाक्ष करेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है राजकुमार, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह यूपी स्टेट हेड भी लगातार बने हुए हैं, उनका भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तो देखिए तमाम सहयोगियों की बात को सुन रहे हैं राघवेंद्र आप, और देखिए बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा इस बार लोकसभा इलेक्शन को भी अफेक्ट करता हुआ नजर आया और लोकसभा इलेक्शन में एक भारी भरकम झटका मिलने के बाद क्या आपको लगता है कि इस बार का जो बजट है वो लोक लुभावन रहने वाला है? नहीं मनीषा, बहुत ज़्यादा लोक लुभावन तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब गठबंधन के दम पे सरकार चलती है तो थोड़ा सा लोक लुभावन हो ही जाता है। क्योंकि मोदी सरकार हमेशा देश को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश की सीमाओं को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा मुस्तैद दिखाई देती है। तो ऐसे में सामंजस्य बैठाने का एक प्रयास जरूर किया जाएगा। जहाँ तक आपने बात बेरोजगारी की कही है तो इसे इनकार नहीं है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए चाहे निजी निवेश बढ़ाने की बात हो, एफडीआई बढ़ाने की बात हो या स्टार्टअप एमएसएमई के तहत रोजगार सृजन करने की बात हो, इस पे मोदी सरकार का खास फोकस रहने वाला है इस बजट में। इसके अलावा हम बात कर लें तो होम लोन में क्या छूट मिल सकती है आम नागरिकों को, इस पे भी फोकस रहने वाला है। इसके अलावा चूंकि बजट एक ऐसी संकल्पना होती है कि जो सरकारें अपना एजेंडा जो चुनाव के समय वादा करती हैं उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि हम जो वादा किए हैं उस पर खरा उतरता हुआ हमारा बजट दिखाई दे। तो एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार इस बजट के माध्यम से अपनी मजबूती दिखाने का प्रयास करेगी, तो दूसरी तरफ रोजगार सृजन कैसे हो उस पर फोकस करते हुए दिखाई देगी। और किसानों की बात अगर कर लें, जैसा आपने पंजाब के संदर्भ में अभी अपने सहयोगी ईशा ठाकुर
से सुना। ये पंजाब ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें, बिहार की भी बात कर लें, किसान एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, और इसीलिए किसानों की ऋण माफी भी आए दिन सरकारें करती रहती हैं चुनाव के पहले। तो किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक है, तो किसानों के लिए भी कुछ विशेष दिखाई दे सकता है और हेल्थ सेक्टर के लिए एक खास इस बजट में दिखाई दे सकता है। ठीक है, और एक बार फिर से ईशा का रुख करते हुए, ईशा देखिए आज 11 बजे बजट पेश हो जाएगा और हरियाणा विधानसभा इलेक्शन से पहले ये बजट हरियाणा की जनता को साधने वाला क्या होने वाला है? आपको लगता है कि जनता को साध पाएगा ये बजट हरियाणा विधानसभा इलेक्शन से पहले? देखिए, जिस तरीके से 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में काबिज है और सत्ता विरोधी लहर जो देखने को मिल रही है, उससे किस तरीके से निकला जाए और तीसरी बार सत्ता में काबिज हुआ जाए, उसको लेकर पूरी कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जाएगी कि कोई बड़ी घोषणा इस पर की जा सके ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा बीजेपी को हो। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले देखिए केंद्रीय बजट जो जरूर पेश होना है, इसके बाद हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो भी आएगा। तो इस लिहाज से ये ज़रूर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव नज़दीक हैं और किस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे उस तरीके के नहीं आए। चाहे आप हरियाणा की बात कर लें, 10 लोकसभा सीट हैं जिसमें से 5 हाथ से निकल गई बीजेपी के और गठबंधन में भी नहीं है। बड़ा तबका यहाँ पर हरियाणा का, चाहे किसी भी समुदाय से आप की बात कर लीजिए, इस वक्त मौजूदा सरकार से नाराज चल रही है। उन्हें किस तरीके से मनाया जाए और किस तरीके से उनको लेकर लोक लुभावनी घोषणाएं की जाए, वो उसकी झलक जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बजट के बाद हरियाणा विधानसभा का आखिरी जो सेशन है विधानसभा का, वो भी अगस्त के आखिर में होना है। तो इन सब को कुल मिलाकर देखा जाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बड़ी घोषणाओं में कुछ बड़ी घोषणा जो है वो हरियाणा के संबंध में भी की जा सकती है। बेरोजगारी, महंगाई, ये 2 बड़े मुद्दे हैं और किसानी, इन मुद्दों को लेकर ही लगातार जो कांग्रेस है जनता के बीच में जा रही है। अब किस तरीके से इनको लेकर घोषणाएं सरकार करती है। पहला तीसरे कार्यकाल का ये बजट होगा, तो अमृतकाल का ये बजट, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते नजर आए हैं कि अमृतकाल का ये बजट रहेगा और 2047 तक भारत को किस तरीके से विकसित बनाना है, इसकी रूपरेखा इस बजट में नजर आएगी। और हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते नजर आए हैं, अगर गांव विकसित होगा तो शहर विकसित होगा, शहर विकसित होगा तो प्रदेश, बिल्कुल, और प्रदेश विकसित होगा तभी देश विकसित हो पाएगा। और 2047 तक देश को विकसित करने का ही संकल्प लिया है मोदी सरकार ने। और ऐसे में आज के बजट से क्या कुछ खास चीजें निकलकर सामने आती हैं हर वर्ग के लिए, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी, देश का पूर्ण बजट आज पेश होने जा रहा है। 11 बजे से ये बजट पेश हो जाएगा संसद में। देश का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और आपको बता दें कि मोदी कार्यकाल का ये बजट इस बार पेश होने जा रहा है और मोदी 3.0 का ये पहला बजट है जो कि बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं और बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। आपको बता दें कि बजट में किसके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और अगर मिनट टू मिनट स्केड्यूल की जानकारी ली जाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, तो देखिए 9:10 पर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि 9:45 से संसद भवन के लिए वो रवाना होंगी। 10:15 पर कैबिनेट में बजट को पेश किया जाएगा और सुबह 10 बजे सदन के बाहर बजट के साथ फोटोशूट की जैसे कि रेगुलर प्रक्रिया होती है वो भी होता हुआ नजर आने वाला है। और सुबह 11 बजे बजट पेश हो जाएगा। 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो मिनट टू मिनट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्केड्यूल की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट देश के लिए पेश करने जा रही हैं। बतौर वित्त मंत्री वो एक बार फिर से एनडीए सरकार का बजट पेश करेंगी। बजट में किसके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और देखिए मिनट टू मिनट स्केड्यूल की भी अगर जानकारी दी जाए तो एक बार फिर से आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट से पहले क्या कुछ खास स्केड्यूल रहने वाला है। सुबह 9:10 पर जैसा कि वो राष्ट्रपति भवन पहुंची थी और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी बजट पेश होने से पहले, और 9:45 पर संसद भवन के लिए वो रवाना होंगी। सुबह 10 बजे सदन के बाहर बजट के साथ उनका फोटोशूट भी होगा।
जिसमें वो अपना लाल सूटकेस हाईलाइट करते हुए नजर आएंगी और उसी में देश का पूर्ण बजट है। सभी की निगाहें उस लाल सूटकेस पे दिखने वाली हैं और 10:15 पर कैबिनेट में बजट को पेश किया जाएगा और सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश होगा। 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो देखिए, उम्मीदों वाला बजट रहने वाला है और जैसा कि लोकसभा इलेक्शन में जो रिजल्ट्स रहे थे वो कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए जितने की उम्मीद थी, लेकिन ये बजट उन उम्मीदों पर खरा उतरता है कि नहीं, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा जो उम्मीदें देश की जनता को आज के इस बजट से हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी कुछ देर पहले ये बताया था कि बहुत ज़्यादा लोक लुभावन बजट होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बीजेपी वादे वही करती है जो वो निभा सके और ऐसे में उन्हीं वादों को पूरा करने की दिशा में बजट में क्या कुछ खास रहेगा, ये 11 बजे तस्वीर क्लियर होना शुरू हो जाएगी। मध्यम वर्ग के लिए बजट में बहुत कुछ खास रहने वाला है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है और न केवल मध्यम वर्ग के लिए बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि देश के हर वर्ग को साधने वाला रहने वाला है ये बजट। तो मिनट टू मिनट स्केड्यूल की भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और बजट सत्र में सभी सदस्यों का होना भी शामिल है। बजट से पहले एनडीए की बैठक भी हुई और बैठक में बजट सत्र में सभी सदस्यों को शामिल होने के लिए कहा गया है। तो सभी सदस्यों का शामिल होना आवश्यक है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए, किसानों का हल्ला बोल और किसानों की नाराजगी सरकार के प्रति समय समय पर देखने को मिलती है और कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो ऐसे में सभी की निगाहें इस योजना पर टिकी हुई हैं कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कोई इजाफा होगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार पीएम किसान योजना की रकम को हर साल 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकती है। तो बजट से पहले निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मिलती हुई नजर आई हैं। राष्ट्रपति भवन में वो पहुंची हुई थी 9:10 से और उनके मिनट टू मिनट स्केड्यूल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 9:10 पर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। 9:45 पर संसद भवन के लिए रवाना हो जाएंगी, यानी कि अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन के लिए रवाना हो जाएंगी। 10:15 पर कैबिनेट में बजट पेश किया जाएगा। देखिए, अपडेटेड जानकारी सामने आ चुकी है और संसद भवन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रवाना हो चुकी हैं। तो देखिए, आपसे कुछ ही देर में उनका फोटोशूट भी होगा और सुबह 11 बजे से वो बजट पेश करेंगे। तो 3 बजे से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। लगातार हम मिनट टू मिनट स्केड्यूल की जानकारी भी आपको दे रहे हैं और बजट से पहले हुई एनडीए की बैठक में बजट सत्र में सभी सदस्यों को शामिल होने के लिए भी कहा गया है। तो बजट सत्र में सभी सदस्य शामिल होंगे और आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर सभी की निगाहें, देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी योजना है और इस योजना से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि किसानों को साधने का लगातार प्रयास तो किया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन फिर भी समय समय पर किसानों की नाराजगी सरकार के प्रति साफ तौर पर देखने को मिलती है और ऐसे में इस बार का बजट कितना ज्यादा लोक लुभावन किसानों के लिए रहता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर हम बेरोजगारी की बात कर लें तो बेरोजगारी का एक ऐसा मुद्दा है जो समय समय पर विपक्ष उठाता हुआ आया है और जिसका लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा भी मिला। तो ऐसे में बेरोजगारी के मुद्दे पर इस बजट से किस तरह से चोट की जाती है, ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो देखिए, उम्मीदों का बजट हमने लिखा है कि उम्मीदों का बजट रहने वाला है और किसकी उम्मीद पर कितना ज्यादा खरा उतर पाता है ये बजट, ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। 11 बजे से तस्वीर क्लियर होना शुरू हो जाएगी। 11 बजे क्योंकि देश का पूर्ण बजट एक बार फिर से पेश हो जाएगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी को साझा किया जाएगा बजट से संबंधित और हर वर्ग के लिए इस बजट में काफी कुछ खास रहने वाला है। तो देखिए, मिनट टू मिनट स्केड्यूल की भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरों के साथ ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन के लिए रवाना हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन से निकलकर राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात भी की है बजट पेश होने से पहले और इसी के साथ कैबिनेट में भी बजट पेश किया जाएगा बजट पेश होने से पहले और उसके बाद
सदन के बाहर बजट के साथ फोटो शूट होगा। सुबह 11 बजे से बजट पेश होगा और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास इंतजाम है, हर वर्ग के लिए बजट के पिटारे से क्या कुछ खास निकल कर आता है, मध्यम वर्ग के लिए बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर पल पल की जानकारी आपको देकर अपडेट कराते रहेंगे। और फिलहाल देखिए, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उम्मीदों का बजट रहने वाला है, लेकिन सहयोगी ने जैसा कि ये जानकारी दिखी थी कि बहुत ज़्यादा लोक लुभावन होने की उम्मीद नहीं है इस बजट की, क्योंकि देखिए सरकार जो वादे करती है और जो दावे करती है उनका ये भी दावा है कि हम वही वादे करते हैं जिन्हें पूरा हम कर सकें उतने ही समय में। और जैसा कि गारंटी को लेकर हमेशा से एक चर्चा रहती है कि अगर मोदी सरकार ने कोई गारंटी दी है तो मतलब उस गारंटी को पूरा करने की भी वो गारंटी लेती है, और यही गारंटी शायद इस बार बजट में भी देखने को मिलने वाली है। और बहुत ज्यादा लोक लुभावन बजट तो नहीं, लेकिन हाँ, कहा यह जरूर जा रहा है कि उम्मीदों वाला बजट जरूर रहने वाला है और देश के हर वर्ग को साधने की इस बजट में कोशिश की गई है। हम समय समय पर आपको ये बताते रहे हैं कि देश के किस वर्ग को इस बजट से क्या कुछ खास उम्मीदें हैं, और उन खास उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये बजट होता है या नहीं, ये देखना वाकई में दिलचस्प है। और उसी बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, देखिए, अभी हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक बात कही है बजट पेश होने से पहले कि बहुत ज्यादा लोक लुभावन बजट ये होने वाला नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर भी नकारा नहीं जा सकता कि उम्मीदों भरा बजट ये है और उम्मीदों से भरा रहने वाला है। क्या आपको लगता है कि किस वर्ग के लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा, और क्या कुछ खास अभी मिनट टू मिनट शेड्यूल की जानकारी देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बजट आने जा रहा है और मोदी सरकार का ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा, और इस बजट को ये माना जा रहा है कि लोग लुभावने वाले बजट नहीं लोगे, लेकिन हाँ, उम्मीदों का ये बजट जरूर रहने वाला है। तमाम लोगों की निगाहें इस बजट पर रहने वाली है, मध्यम वर्ग से लेकर जो गरीब वर्ग का है और यहाँ तक कि जो व्यापारी हैं उनको भी इस बजट से काफी उम्मीद है। इसके साथ ही जो सरकारी पेशा वाले लोग हैं उनको भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार देश के विकास को लेकर काम करती हुई दिखाई दे रही, ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार का बजट जो तीसरे कार्यकाल का मोदी सरकार का बजट है काफी खास रहने वाला है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जिस तरीके से 5 साल उन्होंने 6 बजट पेश किया, इसके बाद अब एनडीए की सरकार में और उनको एक बार फिर से जो है वित्त मंत्री की कमान दी गई, और ये माना जा रहा है कि आज का ये जो बजट है वो काफी खास और अहम रहने वाला है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से माना जा रहा है काफी अहम ये बजट रहने वाला है और सभी वर्ग के लोगों को इसमें साधने की कोशिश की जाएगी। और ये माना जा रहा है ये भी कि सभी वर्गों को जो ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है, पहला बजट है एनडीए का, और ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे बात की जाए रेलवे की, चाहे शिक्षा की, चाहे स्वास्थ्य की, इन सभी बजट वाला है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, शिक्षा का क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देते हुए दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि इससे इस बजट में काफी कुछ खास देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन व्यापारी वर्ग को भी काफी उम्मीदें रहती है। व्यापारियों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस बार के बजट में काफी कुछ। ठीक है लालचंद, बिल्कुल आगे भी सुनेंगे आपको और पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को भी देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि देश का आज बजट पेश होगा और पूर्ण बजट ये रहने वाला है। देश के इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं देश के हर वर्ग को। लगातार हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी बने हुए हैं। तो लालचंद, देखिए, इस बात को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि ये जो पूर्ण बजट है वो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। तो अगर आगामी उपचुनाव के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि आगामी उपचुनाव में प्रदेश की जनता को साधा जा सके, इसको लेकर इस बजट में कुछ खास रहेगा प्रदेश की जनता के लिए?
बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से एनडीए का पहला ये बजट है और बजट में काफ़ी कुछ खास देखने को मिलेगा। जिस तरीके से उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा प्रदेश है और जिस तरीके से 10 सीटों पर चुनाव रहने वाला है और जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव के बाद से मंथन किया है, बैठकों का दौर दिखाई दिया है, तमाम चीज़ें निकल के सामने आई हैं। जिस तरीके से मोदी जी अपनी गारंटी लेकर लोकसभा चुनाव में लगातार जनता के बीच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीटें कम हो गई हैं उत्तर प्रदेश में या कहें और अन्य राज्यों में, उसको लेकर भी ये बजट काफ़ी कुछ खास रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से बीजेपी में चुनाव के बाद मंथन चला है, तमाम बैठकों का दौर दिखाई दिया, एक दूसरे से फीडबैक लेते हुए दिखाई दिए कि चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 10 साल जो है शासन पूरे देश में चलाया, इसके बाद तमाम चीजें जो है देश के लिए काम करते हुए दिखाई दिए, तमाम तरीके के जो है बजट पेश भी किए गए, हर वर्ग को पिछले जो है कार्यकाल में जो है साधने की कोशिश की गई, जिस तरीके से देश का विकास हो सके, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सके और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार लगातार मोटे मोटे बजट पेश करते हुए दिखाई दी। लेकिन कहीं ना कहीं जब लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद देखने को मिला कि जो सीटें कहीं ना कहीं जो है कम हुई हैं बीजेपी की, उसके बाद एनडीए के साथ जो है सरकार बनानी पड़ी है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के साथ इस बार तीसरी बार देखने को मिल रहा है कि मोदी जी की सरकार है और इस बार मोदी जी बहुत ही फूक के कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से भले ही संसद में तमाम लोग हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हो, विपक्ष तमाम चीजों पर घेरता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट है जो 11 बजे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी वो काफी कुछ खास रहने वाला है। ये माना जा रहा है कि हर बार की तरह जो हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाती है बजट में कि हर एक वर्ग को जो है विकास के नाम पर जो है बजट दिया जा सके, उसकी व्यवस्था बेहतर की जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं बजट मनीषा हमेशा से खास रहता आया है। और चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, जब भी बजट आता है तो उनका एक लंबा चौड़ा बजट होता है और सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाती है। यही माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, व्यापारी हो, राज्य कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, सभी को साधने की कोशिश यहाँ पर करती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये बजट काफी कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि घरेलू महिलाओं को काफी कुछ उम्मीदें रहती हैं कि इस बार मोदी सरकार महिलाओं के लिए कुछ खास करने जा रही है। जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए, जो बिजनेस करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी, जो व्यापारी महिलाएं हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ खास रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से जो ग्रामीण इलाके से महिलाएं आती है उनको कहीं ना कहीं काफी उम्मीद होती है, भले ही वो टीवी पर जो है बजट को ना सुनती हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो कहीं ना कहीं बजट के बारे में काफी कुछ अब जानने लगी हैं और उनको उम्मीद होती है कि इस बार मोदी सरकार कहीं ना कहीं जो तीसरी बार सरकार है वो महिलाओं के लिए कुछ खास करने वाली है, क्योंकि महंगाई का बोझ जो होता है उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाएं चलती हुई दिखाई दे। घर को कैसे चलाना है, किस चीज पर जीएसटी लगी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से छोटी छोटी चीजों पर जीएसटी लगी है, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष कई बार जो है सवाल उठाया है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, इसको लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, घर से बाहर निकले काम करें, इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को जो है सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही। यही वजह है कि आज का जो बजट पेश होने वाला है ये माना जा रहा है कि चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, क्योंकि युवाओं को भी कहीं ना कहीं मनीषा काफी उम्मीदें होती है कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो उनको जो है अच्छा बजट मिले कि जिससे वो बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई कर सके। इसके साथ ही तमाम जिस तरीके से इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बजट काफी खास रहने वाला रहता है और लोगों को उम्मीद रहती है, युवा भी कहीं ना कहीं बजट को देखते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना एनडीए का तीसरा पहला बजट तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जब पेश करेंगी उसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी और उपचुनाव को देखते हुए भी काफी कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि व्यापारी वर्ग को भी इस बार जिस तरीके से कहा जाए टैक्स में छूट की बात की जाती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं व्यापारी पूरी तरीके से इस बजट पर ध्यान लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी पैसे
वालों की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में जो है छूट ज्यादा मिल सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए हैं। यानी कि ये माना जाए कि इस बार चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो, टैक्स या कहा जाए इनकम टैक्स में जो है छूट मिल सके, इस पर भी विशेष ध्यान सरकार रखने वाली है। जी ठीक है लालचंद, तो प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेजी मिली है, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। और देखिए प्रदेश का एक ऐसा सेक्टर है जिसको इस बार के बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो सेक्टर है रियल एस्टेट का। क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डेवलप होते जा रहे हैं, प्रदेश में तेजी से विकास भी हो रहा है। हम अगर हर जिले की बात करें तो मेट्रो दौड़ाने को लेकर लगातार चर्चाएं चलती आई हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को क्या कुछ मिलने वाला है इस बजट से? देखिए मनीषा, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट वालों को भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं कि इस बार का बजट काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देश में मजबूत हो सके, इसको लेकर सरकार लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। 10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है, उससे ये माना जा रहा है कि आज का जो बजट होगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ खास उन बिल्डरों को मिलेगा जिस तरीके से वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास को लेकर लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि देश के हर एक कोने का विकास हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके, टेक्नोलॉजी में जो है देश आगे बढ़ सके, हर तरफ जो है रेलवे ट्रैक हो, हर तरफ जो है रेलवे बेहतर हो सके, रेलवे व्यवस्था, इसके साथ ही जो सड़क की व्यवस्था उसको कहीं ना कहीं बेहतर किया जा सके। यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनकी तरफ से पूरे देश भर में जो है सड़कों का जाल बिछाया, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। एयरपोर्ट जो है बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट की जो है कनेक्टिविटी उसको भी मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से हवाई कनेक्टिविटी की बात की जाए, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जाए, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी की बात की जाए, इसको कहीं ना कहीं सरकार जो है बढ़ावा देती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि देखिए हर बार इस बजट में कुछ खास देखने को मिलता है, लेकिन अब की बार में इन बजटों में क्या कुछ देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से खाद्यान्न की बात करें, चाहे वो खाद्यान्न को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है बजट में काफी कुछ खास देने वाली है। चाहे बात करें जिस तरीके से मोबाइल फोन को लेकर हमेशा सरकार लगातार बढ़ावा देते हुए आई है, इंटरनेट को जो है बढ़ावा देती हुई दिखाई है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है बड़ा बढ़ावा देती हुई दिखाई दे रही। यानी कि यह माना जाए मनीषा कि आज का बजट काफी कुछ खास रहने वाला है, और सभी वर्ग की निगाहें आज जो है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट पर रहने वाली है। और यह माना जा रहा है कि यह बजट जब निर्मला सीतारमण पेश करेंगी तो काफी कुछ खास दिखाई देगा, क्योंकि उनके पिटारे में क्या होगा, जिस तरीके से वो बजट का पिटारा लेकर राष्ट्रपति भवन गए, वहां पर जो है उसको अनुमोदन मिला है। इसके बाद वो कैबिनेट की होगी, कैबिनेट की बैठक में पेश होगा, इसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद जो है संसद में बजट को पेश किया जाएगा। तो काफी कुछ खास निर्मला सीतारमण के इस बजट में अब इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपना पिटारा लेकर निकल चुकी हैं। जी ठीक है लालचंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को कितना ज्यादा इस बजट से उम्मीदें, और उनके पिटारे से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को क्या कुछ खास मिलने वाला है? क्योंकि देखिए जब भी अगर मंदिरों की बात की जाती है, अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण भी हुआ था तो लगातार हमारे ही देश की कुछ ऐसी जनता थी जो ये कहती हुई नजर आई थी कि मंदिर से ज्यादा अगर जो प्रदेश सरकार है वो हॉस्पिटल्स बनाने पर अगर फोकस करेगी या स्वास्थ्य विभाग को बहुत ज्यादा मजबूत करने पर फोकस करेगी तो वो जनता के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी बेहतर होने की दिशा में अब ठोस कदम उठाए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग को एक अच्छा बजट मिल पाएगा? मनीषा, देखिए केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है तब से रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था और इसके साथ ही जो है लोगों को जो है बेहतर सुविधा मिल सके इसको लेकर काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे रोजगार हो, इस पर सरकार ने लगातार फोकस किया है। और बड़ी संख्या में जिस तरीके से 10 सालों में देखने को मिला कि 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को केंद्र सरकार ने नौकरी दी है। इसके साथ ही देखने को मिला कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके, जो है
हर जिले में जो है सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ की जो व्यवस्था हो वो सुदृढ़ हो, जिससे कि लोगों को दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में या दूसरे जिलों में ना जाना पड़े। इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार इस तरीके का बजट दे रही है राज्य सरकार को, क्योंकि जो है स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके। और यही वजह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के बजट में काफी कुछ खास देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है शिक्षा। जिस तरीके से मोदी सरकार या योगी सरकार शिक्षा को लगातार बढ़ावा देती हुई दिखाई दे रही है कि शिक्षा उत्तर प्रदेश में हो या देश के किन्हीं भी राज्यों में हो, वहां पर बेहतर हो सके, इसको लेकर भी काम करती हुई दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहले बड़ी संख्या में युवा जो है विदेशों में जाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन आज भारत के अंदर ही युवा जो है पढ़ाई करते हुए बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मेडिकल की परीक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, चाहे और तमाम परीक्षाएं हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारत में ही जो है तमाम लालचंद बने रहिए आप हमारे साथ बिल्कुल। और तस्वीरें देखिए आना शुरू हो गई हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की फोटोशूट करवाती हुई ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जिस पल का अभी बेसब्री से इंतजार हो रहा है उसकी घड़ी अब नजदीक आ गई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के साथ फोटोशूट कराती हुई देखिए वो पहुंच चुकी हैं संसद भवन और सदन के बाहर फोटोशूट कराती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए नेटवर्क 10 पर हम आपको ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं और कौन से वर्ग के लिए क्या कुछ इस बजट में खास रहने वाला है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और बजट के साथ साथ अब इस लाल सूटकेस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि देखिए यही लाल सूटकेस लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंदर जाएंगी और देश का पूर्ण बजट दोपहर 11 बजे माफी चाहेंगे सुबह 11 बजे पेश करेंगी। तो संसद भवन से लाइव सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का पूर्ण बजट एक बार फिर से पेश करने जा रही हैं। मोदी 3.0 का पहला बजट है जिसमें हर वर्ग को काफी कुछ खास उम्मीदें हैं।